बहुत लंबा चौड़ा सेक्शन है, लेकिन मतलब बहुत लंबा चौड़े शेड्यूल हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इसमें इन्होंने सिंपल सी जो निकल के आया वो ये निकल के आया है, सर अगर आप सिंपली सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो जिसमें प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफरिंग टू दी अदर पर्सन, व्हाट इज दिस? सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है ना सर? अगर आप प्लेन वनीला, अगर आप सप्लाई गुड्स का कर रहे हो और सप्लाई में ट्रांसफर ऑफ मतलब ट्रांसफर और रिस्क ट्रांसफर हो रहा है तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। लेकिन अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो और प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर रहे हो उसको, तो क्या होना चाहिए? डीम्ड सर्विसेज। ऑब्वियसली आपने ओनरशिप नहीं ट्रांसफर की, गुड्स ट्रांसफर कर दिया, राइट ट्रांसफर कर दिया, तो राइट टू यूज आ गया ना। तो वही लॉजिक इन्होंने लगा दिया कि सप्लाई मान लेंगे। अगर आपने गुड्स ट्रांसफर कर दिया और पेमेंट के लिए कह दिया कि भाई पेमेंट बाद में आएगा, बाद में देंगे, यानी कि पेमेंट का लेन देन नहीं हुआ, तो उस केस में भी उन्होंने कह दिया गुड्स ही होगा अगर राइट ट्रांसफर हो गया है, तो मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। तो ये ट्रांसफर से रिलेटेड आगे लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड उन्होंने कह दिया कि कोई भी एक्टिविटी रिलेटिंग टू लैंड एंड बिल्डिंग विल बी कंसीडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जितनी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितनी भी बन रही थी, जो भी कंफ्यूजन थे, जो भी लिटिगेशंस थे, दे ट्राइड टू कवर ऑल द लिटिगेशन इनटू दिस। सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा, एवरीथिंग दे ट्राई टू कवर इनटू दिस। तो उस केस में इन्होंने कह दिया कि लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी होगी, एनी लीज, टेनेंसी, इनेक्टमेंट, लीजमेंट, ऑक्यूपाइड लैंड, सपोर्ट, एवरीथिंग इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर कोई प्रोसेस और ट्रीटमेंट होगा ऑन गुड्स, इट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। जॉब वर्क हो गया, जॉब वर्क हो गया। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट, जो हमने वहां किया था ना, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट, कि जब हमने अगर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट इफ इनपुट क्रेडिट इज क्लेम्ड विल बी कंसीडर्ड एज इन सप्लाई, तो यहां इन्होंने डाल दिया कि ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट उस केस में गुड्स होगा जहां गुड्स ट्रांसफर होंगे, उस केस में सप्लाई होगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा जहां इंटेंजिबल्स ट्रांसफर होंगे, गुडविल एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन्होंने यहां डिफाइन कर दिया वो दोनों चीजें। सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इसके बाद में भी इनको लगा कि कुछ और बच गया है, तो इन्होंने फिर कह दिया फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जो प्योर सर्विसेज हैं लेकिन जिनमें कंफ्यूजन्स होते आए हैं, अभी तक लिटिगेशंस होते आए हैं, उनको इन्होंने इस शेड्यूल में डाल दिया कि कल को कोई कंफ्यूजन ना हो। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सर्विसेज जो अभी चल रहा है वो, कि भाई कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सर्विसेज डल गया। सी टेम्परेरी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज ऑफ और एंजॉयमेंट ऑफ इंटेलेक्ट आईपी राइट्स के लिए दे दिया, सर्विसेज होंगे। डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, अडॉप्शन, ये जितने मतलब मेरा कहने का ये कोई भी ऐसी इंटेंजिबल चीज है जो गुड्स नहीं है या है या नहीं है, वो कहते हैं हमें नहीं पता यार, सर्विस है सारी। तो इन्होंने डिफाइन कर दिया यहां। और एग्रीमेंट, एग्रीइंग ऑब्लिगेशंस रिफ्रेन फ्रॉम ट्रांसफर एक्ट, ये हाँ जो अभी हमने एक डिस्कस किया था, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन और टू डू एन एक्ट, सारी चीजें कर ली, रिफ्रेन, डू, टॉलरेट, सारी चीजें इन्होंने डाल दी इसमें। सो देयर इज नथिंग लेफ्ट, नथिंग लेफ्ट। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज गुड्स फॉर एनी पर्पज वेदर और नॉट स्पेसिफाइड फॉर ए मतलब ट्रांसफर ऑफ यूज ऑफ असेट्स, कोई आपने एक दिन के लिए किया तब भी, 5 महीने के लिए तब भी, अगर टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है तब भी, नहीं स्पेसिफाइड है तब भी, इट्स ए सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस। कंपोजिट सप्लाई, तो कंपोजिट सप्लाई को भी इन्होंने उसमें डाल दिया कि भाई जो कंपोजिट सप्लाई क्या है, एक सप्लाई का एक कंसेप्ट है। अभी हमने देखा कि भाई एक कंपोजिट सप्लाई कि जहां स्टॉक इन ट्रांसफर ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड फॉर दी प्रोसेस ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, तो इन्होंने स्पेशली डाला है इसको। हमारे पास जब ये नहीं डाला था, पहले ये शेड्यूल 2 में नहीं था, तो बहुत सारी बातें हो रही थी कि भाई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को कहां डालेंगे। इन्होंने कह दिया था वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज, फिर भी नहीं मान रहे थे लोग, तो इन्होंने कह दिया कि किसी भी तरीके की एसी लगवाया, एसी के साथ में मैंने उससे मतलब लिफ्ट लगवाई मान लो, और लिफ्ट के साथ में मैंने कहा इरेक्शन भी दे रहा है, तो कौन सा हो गया, कंपोजिट हो गया। इसी तरीके के उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया और यह भी कह दिया कि गवर्नमेंट हैज अ राइट टू डिसाइड कि कौन सा कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट है।
अगर वो कंपोजिट सप्लाई हो गया तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गया। सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए फिर स्पेशली बना दिया कि भाई ये सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, नेमली सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटी, एसोसिएशन ऑफ बॉडी एंड इंडिविजुअल्स एक्सेट्रा। मतलब वैसे तो इसकी जरूरत नहीं थी। तो ये बेसिकली इन्होंने ये डिफाइन कर दी सारी चीजें कि कौन सी चीज गुड्स है और कौन सी चीज सर्विसेज है, और जो गुड्स किसी तरीके से ऐसा सोचा जा सकता है सर्विसेज हो सकती है, तो उसको इन्होंने डिफाइन कर दिया और लॉ में पावर ले ली स्पेसिफिक कि कोई भी चीज अगर कंफ्यूजन रहेगा कल को तो हम उसको डाल देंगे कि गुड्स है या सर्विस है। तो जीएसटी जब लगेगा या तो गुड्स पे लगेगा या सर्विस पे लगेगा, दोनों पे जीएसटी नहीं लग सकता इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन। ठीक है सर। एक इन्होंने तो हमारा शेड्यूल 1 हो गया। शेड्यूल 1 में क्या था जी? एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन। शेड्यूल 2 में था एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो नेक्स्ट वो, हाँ रूल आ गए सर, ये रूल आ गए हैं। वो रूल में बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं इन्होंने, रूल आ गए हैं, लेकिन टेक्स्ट में इन्होंने बिल्कुल क्लियर देखो, सेक्शन में शेड्यूल में क्लियर कर दिया काफी हद तक। जो बहुत चीजें हैं वो कंपोजिशन में उसमें डालेंगे। तो अब मेरे पास हमने सब क्लॉज 1 पढ़ लिया सप्लाई का। सब क्लॉज 1 ऑफ 7 हो गया, जिसमें ए बी सी डी चारों क्लॉज हो गए मतलब सेक्शन में। अब आ गया सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 7, not with a standing contained in anything in subsection 1 activity specified in schedule 3 and activity specified in schedule 3 or such activities or transaction undertaken by the central government or a state government or a local body in which they are engaged in a public authorities as may be notified by the government on the recommendation of the central GST council excuse me, shall be treated as neither a supply of goods nor a supply of services। सर जो हमने सर्विसेज की डेफिनेशन देखी थी, जो इन्होंने कहा था कि भैया ये गुड्स है ना, ये तो है ही नहीं सर्विसेज। एक्सक्लूजन, नॉट अ सप्लाई ऑफ गुड्स, नीदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये वो चीज है। सब सेक्शन इज दैट चीज कि कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी विच इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यानी कि ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी और नॉन टैक्सेबल कैटेगरी के अलावा कैटेगरी है। तो इसमें इन्होंने शेड्यूल 3 दिया है कि शेड्यूल 3 में इन्होंने बताया कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो बिल्कुल भी आउट कर दी जीएसटी के परव्यू से, और एक इन्होंने यही लिख दी बी क्लॉज में कि कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड सर्विसेज है ना, जो भी इंटर गवर्नमेंट इस तरीके की। शेड्यूल 3 को देखते हैं। शेड्यूल 3 क्या कहता है? मोस्टली किस तरीके की सर्विसेज हो सकती है शेड्यूल 3 में, कोई सोचेगा? देखते हैं सर। एक तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय एम्प्लॉयर वाली बात कर रहे थे ना, तो यहां इन्होंने इसको एक्सक्लूड कर दिया कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इज नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज। 2, services by a court or tribunal established under the law for the time being in force। तीसरा, all मामे चाचे, सारे पार्लियामेंटेरियन एंड एमपीज एमएलएज, कोई भी सर्विस इनकी है तो वैसे भी सर्विस नहीं देते। एंड ड्यूटीज, सर लॉ इन्होंने बनाया है सर, बहुत काम करते हैं लोग। द ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय द पर्सन चेयर, मतलब ये वही काउंसिल से रिलेटेड, स्टेट काउंसिल, वो सारे जो स्टेट वो आगे। एंड 4th इज जनरल है, सर्विस ऑफ दीज पर्सन। एंड 5 विच इज अ न्यू एंट्री विच वाज नॉट अर्लियर देयर। जो ड्राफ्ट लॉ था, जो मॉडल ड्राफ्ट लॉ था, उसमें ये एंट्री नहीं थी। ये उन्होंने पहले लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा था कि क्या सेल ऑफ लैंड के ट्रांजैक्शन, बिल्डिंग के ट्रांजैक्शन भी जीएसटी के नेट में आ गए क्या?
जब इन्होंने कह दिया सर्विस, हर चीज सर्विस है, सर्विस ऑफ गुड्स और सर्विस है, हर चीज सर्विस है, तो इन्होंने यहाँ एक्सक्लूजन कर दिया इसको कि भैया अभी नहीं, अभी। लेकिन एक इन्होंने काम जरूर किया, विद कंसेंसस जीएसटी काउंसिल ने ये डिसाइड किया है कि इन अ टाइम्स टू कम हम लैंड ट्रांजैक्शंस को भी जीएसटी में लेके आएंगे। और वर्ल्ड वाइड ऐसा एक्सपीरियंस है कि लैंड के ट्रांजैक्शंस जीएसटी में हैं, एंड द सेलर एंड परचेजर इज गेटिंग आईटीसी क्रेडिट ऑन द सेम ट्रांजैक्शंस। तो अभी एक्सक्लूडेड है। एंड फोर्थ इज दी, मतलब लास्ट सिक्स्थ इज दी एक्शनेबल क्लेम। इन्होंने गुड्स की डेफिनेशन में एक्शनेबल क्लेम को इंक्लूड किया हुआ है। तो इन्होंने कहा एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक्शनेबल क्लेम है वो वैसे तो गुड्स है, लेकिन यहां सारी चीजों को एक्सक्लूड कर दिया, जब मर्जी आएगा ऐड करते रहेंगे। लेकिन अभी इन्होंने एक चीज छोड़ दी, लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग टैक्सेबल सप्लाई है, बाकी टैक्सेबल सप्लाई एक्शनेबल क्लेम नहीं है। जब गुड्स की डेफिनेशन में आएंगे तो एक बार और दोबारा इसको नजर करेंगे। सर 15-20 मिनट फालतू हो गए हैं, तो 15 मिनट तक और चलेगा ना, इफ यू परमिट मी? चलो ओके। सो एक्शनेबल क्लेम हो गया। एंड नाउ विल गो टू दी, इन्होंने डाल दिया, वो भी हुई, वो भी कर देंगे। ए सप्लाई ऑफ सर्विस नॉट एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स, एक सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस, नॉट एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस, दोनों दोनों कह दिया। मतलब कोई इंटरचेंजेबल हो ही नहीं सकता किसी तरीके का। तो सर दिस इज अ सेक्शन 7 ऑफ द सेंट्रल जीएसटी एक्ट विच डिफाइंस सप्लाई। देयर इज अ lot of effort has to be made into this thing. Broadly I have covered most of the aspect. अगर इसके बाद में भी अगर कोई सप्लाई से रिलेटेड किसी के कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो वो अभी अगर दिमाग में आ रहे हैं अभी डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो हम ईमेल आईडी है उस पर डाल सकते हैं, वी कैन रिप्लाई एनीथिंग। आइडिया ये है कि भाई हम सब लोगों के, आप लोगों का विचार, आप लोगों के कंसेप्ट, आप लोगों का थॉट प्रोसेस शेयर होना चाहिए, जिसको अगर एक का भी अगर हमारे पास आएगा, उसको अगर हमें नहीं पता होगा, यहाँ डिस्कस नहीं हुआ होगा, वी कैन डिस्कस विद एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस आंसर्स। सो अगर किसी के भी कोई क्वेश्चंस आंसर्स हैं, मतलब पर्टिकुलरली सप्लाई से रिलेटेड, तो अभी हम डिस्कस कर सकते हैं। प्लीज कम ऑन। सर अभी आए नहीं एग्जाम, देखो अभी एक ही चीज आई है, अभी वो चीज आई है कि दिस इज नॉट नीदर सर्विस नॉर गुड्स। जो सर्विस और गुड्स में है उनकी नेगेटिव लिस्ट कौन सी है, और जीरो रेटेड वाली एग्जेम्प्टेड गुड्स कौन सी है, और जीरो रेट वाली कौन सी है, और सारे रेट कौन से हैं, ये तीन चीजें आनी है अभी। सर ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, मतलब इट्स हार्डली देखो प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। जब आप लोग रेज कर रहे हो तो मैं एक थोड़ा सा गवर्नमेंट का कंसर्न रेज कर देता हूँ इस पे। अभी वो रेट तैयार है उनके पास में, मोर और लेस दे आर रेडी, जीएसटी काउंसिल इज रेडी विद द रेट्स, बट दे डिड नॉट वांट इट टू कम इन अ पब्लिक डोमेन। सर डीमोनेटाइजेशन ने क्या कर दिया, मोदी जी ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि डीमोनेटाइजेशन करेंगे, इतनी प्लानिंग हो जाएगी, जितना पैसा था उससे ज्यादा आ गया। सर हिंदुस्तान में सर इतने बड़े प्लानर्स बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट जान चुकी है डिमोनेटाइजेशन के बाद में, ही इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, कि जो पता लगा उन्होंने रेट डाल दिए, सर्विस है या नहीं है अभी कर देंगे, जो भी है अभी पैसे ले लो, दे दो, गुड्स पहुंचा दो, इतनी प्लानिंग हो जाएंगी अगर कम रेट ज्यादा हुए तो मेरा आइडिया ये है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि रेट का जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत जल्दी नहीं देने वाले। जो डेट अपॉइंटेड डेट होगी, इंप्लीमेंटेशन वाली डेट होगी, उसमें वो शायद उसके नियर बाई देंगे, उससे पहले नहीं देंगे। आप अपने घोड़े दौड़ाते रहो सर, घोड़े दौड़ाते रहो। कौन सा इक्वलाइजेशन लेवी? सर वो इज अ सेपरेट लॉ, इक्वलाइजेशन लेवी इज अ सेपरेट लॉ। सर अभी तक के उसमें नॉट ओनली सप्लाई, इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज है, मतलब कोई किसी का क्वेश्चन, कोई किसी के थॉट, कोई किसी का सजेशन। गुड्स और सर्विसेज तो मोस्टली हमने डिस्कस कर लिए हैं, पर्सन भी मोस्टली हमें पता है क्योंकि हम सब लोग इनकम टैक्स का वो करते हैं, लेकिन मैं आई एम जस्ट रन थ्रू दीज स्लाइड्स
and this slide will be emailed to you all, and whenever there is something, so that will be shared with you. So नोट बनाने की जरूरत नहीं है, आगे से हमारा ये एक एफर्ट रहेगा कि भाई जो स्लाइड है उसको एक दिन पहले हम जानबूझ के नहीं देना चाहते, लेकिन हम यहां जरूर देंगे प्रिंट आउट करके उस स्लाइड्स का है। ये वाली स्लाइड ईमेल पे चली जाएगी आपको। मेरा अपना मानना ये है, एक एक्सपीरियंस ये है कि अगर हम स्लाइड पहले दिन, मे बी अगर आपका सजेशन डिफरेंट हो तो आई कैन डू दिस ऑल्सो, कि हम स्लाइड मतलब लिटिगेशंस हैं और आगे आने वाले टाइम में भी लिटिगेशंस रहेंगे, दे हैव ट्राई टू कवर ऑल द लिटिगेशंस किसी तरीके से हों। एग्जाम्पल भी दिए हैं लेकिन वो क्लियर बहुत ज्यादा नहीं किया जितना क्लियर करना चाहिए था उन्होंने। कंपोजिट सप्लाई, सर कंपोजिट सप्लाई सिंपल सा एग्जाम्पल है कि आप लैपटॉप लेके आते हो और लैपटॉप के साथ में लैपटॉप बैग आपको साथ में मिलता है, यानी कि द प्रीडोमिनेंट इंटेंशन इज सप्लाई ऑफ लैपटॉप, नॉट दैट ऑफ अ बैग, एंड समटाइम्स विदाउट बैग और विदाउट कंटेनर it is not possible to supply that particular item which has a predominant nature of supply. So that is called the composite supply, कि जहां predominant nature main item की हो और जो उसके साथ में एक ऐसा item supply आपको हो रहा है जो predominantly नहीं है, but by the virtue of the nature of that particular goods you are getting that particular item. So वो कहते हैं कि composite supply के केस में जो आइटम प्रीडोमिनेंटली इंटेंशन के साथ में आपको बेचा जा रहा है उस पर जो टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा वो टैक्स रेट हम चार्ज करेंगे। तो इन्होंने वही एग्जांपल दिया है, एग्जांपल कोई खास नहीं है। मिक्स्ड सप्लाई, ये जो एग्जांपल मैंने डाले हैं ये एग्जांपल एक्ट में ही दिए हुए हैं, डेफिनेशन में एक्ट में ही दिए हुए हैं जो मैंने इसमें एग्जांपल डाले हैं। मिक्स्ड सप्लाई क्या है? मिक्स्ड सप्लाई अगेन अ कंसेप्ट लाइक कि भाई अगर कोई दो आइटम आपको कंबाइन करके या बंडल्ड करके बेच दिए जिनकी आपस में कोई सिमिलरिटी नहीं है और है भी, तो उसका नेसेसिटी नहीं है। लाइक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसके लिए मैं कहता हूं कि जैसे टूथपेस्ट आता ब्रश के साथ लग के, वेदर इट इज अ कंपोजिट सप्लाई, इट इज नॉट अ कंपोजिट सप्लाई, इट इज अ मिक्स्ड सप्लाई। इसी तरीके से बहुत सारे उन्होंने एग्जाम्पल मतलब इस तरीके से डाले हुए हैं, जैसे आपने कहते अगरबत्ती, मतलब वो होता है ना रबर के साथ में पेंसिल दे दी, मतलब पेंसिल के साथ में रबर दे दी, अगरबत्ती के साथ में माचिस दे दी, मतलब देयर सो मेनी आइटम्स जो इस तरीके से बंडल्ड करके आपको बेचते हैं। थोड़ी बहुत सिमिलरिटी होती है उन आइटमों की यूसेज में, लेकिन जरूरी नहीं है। कई बार तो अब लोग जैसे फूड बास्केट बना दी, मतलब एक दिवाली गिफ्ट बनते हैं, जैसे दिवाली गिफ्ट में एक बास्केट में नंबर ऑफ आइटम्स, लग्जरी आइटम्स, सर एक का रेट 12% में, मतलब बिस्किट है तो 10-12% में, और उसी में उसने बढ़िया चॉकलेट इंपोर्टेड डाल दी तो 40% में। तो इन पे क्या करें वो? तो इस पे उसने कह दिया भैया अगर ऐसी बात है तो अगर आप कंबाइंड करके एक प्राइस बेच रहे हो तो आप भूल जाओ भाई 40% का रेट लगेगा, हाईएस्ट ऑफ द रेट। टूर और ट्रेवल के पैकेज बनते हैं, होटल के रेट अलग हैं, इसके रेट अलग हैं, या तो आप उनकी सप्लाई के इनवॉइसेस ही अलग अलग करो। अगर आप सप्लाई के इनवॉइसेस, बेसिकली क्या है सर, इट इज एक बेवकूफ बनाने की कहानी है कि जैसे अभी बना के लेके डाल दिया, चल भाई 12% में डाल दे इस बास्केट को, अरे उसमें चॉकलेट भी तो पड़ी है भाई 40% वाली। तो अगर उसकी इंटेंशन अगर उसको अलग अलग रेट में बेचने की होती तो वो अलग अलग रेट के हिसाब से बिल बना के, जैसे हल्दीराम देता है, जैसे आज हल्दीराम देता है कि जब भी आप कोई बास्केट वगैरह देखो तो उस पर एक बिल लगा होता है जिसमें हर आइटम वाइज लिखे होते हैं और उसमें उसको पता होता है कि किस चीज के कितने रेट लग रहे हैं, किस पे कितना टैक्स है। सो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई। कंटिन्यूअस सप्लाई भी एक कंसेप्ट है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये कंसेप्ट में थोड़ा सा अभी यहां स्केप कर रहा हूं क्योंकि ये कंसेप्ट हम प्लेस ऑफ प्रोविजन में थोड़ा सा देखेंगे इस कंसेप्ट को, वहां ज्यादा रिलेवेंस है। जब प्लेस ऑफ प्रोविजन में लेंगे तो डेफिनेशन वहां देख लेंगे। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का हमारा मेनली हो गया। एक्शनेबल क्लेम के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि होते क्या है एक्शनेबल क्लेम। किसी को पता है क्या होते हैं एक्शनेबल क्लेम? फाइनेंसिंग, किसने कहा? फाइनेंसिंग, करेंसी, और कोई करेंसी तो करेंसी है सर, रिचार्ज कूपन भी नहीं, उसके पैसे मिलने हैं,
उसके पैसे मिलने हैं। और क्या हो सकता है? हैं? एक एक करके सर, कौन किसने बताया? हैं? हाँ, क्या बताएं सर? जिसका आप एक्शन ले सकते हो, जिसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी, कोई प्लेज, कोई हाइपोथिकेशन नहीं है, दैट इज कॉल्ड हाइपोथिकेशन क्लेम, दैट इज कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम, दैट इज कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम। सो इस एक्शनेबल क्लेम में आपने देखा होगा एक्सक्लूजन में एक पार्ट डाला था कि एक्शनेबल क्लेम अदर देन दिस, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग। इसका मतलब यहां इन्होंने और गुड्स में लिख दिया है, इन्होंने गुड्स में लिख दिया इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम। तो गुड्स में लिख दिया एक्शनेबल क्लेम, और अगर मैं इसको उस रेफरेंस में पढ़ता हूं, शेड्यूल 3 के रेफरेंस में, तो इसमें यह लगा एक्शनेबल क्लेम्स टू द एक्सटेंट ऑफ गैम्बलिंग, लॉटरी एंड बैटिंग। इसके अलावा सारे एक्शनेबल क्लेम इज एक्सक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। ठीक है ना? एक्शनेबल क्लेम इज ओके। सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मोस्टली तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली हुई है कि क्या डाला हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में? सप्लाई ऑफ सर्विसेज, एनीथिंग अदर देन गुड्स इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इजी। एनीथिंग अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो सर बाकी इन्होंने अभी अमेंड करके कुछ चीजें और डाल दी थी, कैश, मनी एक्सचेंज कन्वर्जन। जो भी मनी एक्सचेंज कन्वर्जन वाले पार्ट थे ना, वो कहीं कवर नहीं हो रहे थे किसी वजह से। वैसे तो कवर थे, लेकिन इन्होंने इसमें स्पेसिफिकली डाल दिया कि अगर एक मनी के बदले में मनी मिल रहा है और उसके लिए जो डिफरेंस रेट आ रहा है वो सर्विसेज में मान लेंगे हम आपका। ये एक्चुअली कहीं कवर नहीं थे। अगर 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 मैं $1 दे के मैं 44 रुपए ले रहा हूं और मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा कोई सर्विस, ये कहां कवर है? तो इन्होंने स्पेसिफिकली सर्विस में डाल दिए कि अगर जो बाइंग रेट है और जो सेलिंग रेट है, जो डिफरेंस है, अगर उसका स्पेसिफिकली हम चार्ज नहीं कर रहे तो उसको भी सर्विस मान लेंगे। वो इन्होंने डाला है इसमें सर्विसेज। एनी क्वेश्चंस ऑन टुडेज टॉपिक? हाँ बताएं। ठीक है जी। वो लेता नहीं है गोल्ड को, ठीक है जी। तो ये क्या होगा? वो गोल्ड नहीं लेता, कहता है मेरा डिफरेंशियल अमाउंट आप देखो, पे कर दो। एक्शनेबल क्लेम के लिए सिंपल एंड सिंपलेस्ट चीज एक है सर, कि किसी भी चीज में पैसे लेने के लिए आपका मनी में मतलब एक राइट क्रिएट हो गया आपका किसी ट्रांजैक्शन के लिए, और वो राइट किसी सिक्योरिटी से कवर नहीं है, वो एक्शनेबल क्लेम है। GST लगेगा क्या? नहीं सर, इसमें नहीं लग रहा ना। अच्छा, आप कह रहे हो बैटिंग, गैम्बलिंग और वो नहीं, बैटिंग गैम्बलिंग उन्होंने स्पेसिफिकली डाला है सर, ओनली 3 वर्ड्स आर देयर। इसमें GST नहीं लगेगा और अपना डिफरेंशियल अमाउंट उससे ले सकता है। नहीं लगेगा सर, नहीं लगेगा, वो सिक्योरिटीज में आ गया है। उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है सर। अगर वो ऐसा कर देते ना, ये सारे शेयर मार्केट का भट्टा बैठ जाता। सारा फ्यूचर ऑप्शन उन्होंने जानबूझ के पहले इन्होंने डाला था। ऑप्शन से नहीं है सर,